मुखिया जी को घोड़े पालने का बहुत शौक था। बताते हैं कि यह शौक उन्हें विरासत में मिला हुआ था। आज भी मुखिया जी के 5 घोड़े थे, जिनकी देखभाल का काम उन्होंने चंद्रिका नाम के एक 35 साल शख्स को दे रखा था। मुखिया जी की उम्र तकरीबन 50-55 साल के बीच थी, फिर भी उन पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं पता चलता था। रोज सुबह शाम दूध पीते और लंबी सैर को जाते। अपनी जवानी के दिनों में मुखिया जी ने आसपास के इलाकों में खूब दंगल जीते थे। पीठ पीछे कोई मुखिया जी को कुछ भी कहे, लेकिन उनके सामने सभी नतमस्तक नजर आते थे। मुखिया जी और उनकी पत्नी की जिंदगी में एक बहुत भारी कमी थी कि उनके कोई औलाद नहीं थी। कई बार घरेलू नुस्खों से इलाज करने की कोशिश भी की गई, पर कुछ नतीजा नहीं निकला। मुखियाइन की गोद हरी नहीं हो सकी और दोनों थक हार कर हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। मुखिया जी को अपनी वंश वेल सूखने की कतई परवाह नहीं थी। उन्हें तो अपनी जिंदगी में सभी इंद्रियों से सुख उठाना अच्छी तरह आता था। मुखिया जी कुल मिलाकर 3 भाई थे। मुखिया जी से छोटा वाला संजय और सबसे छोटा विनय। दोनों भाई मुखिया जी के रसूल तले दबे हुए रहते थे। किसी की भी उनके सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से मुखिया जी के मन में उनके किसी चमचे ने समाज सेवा करने का शौक लगा दिया था। तभी तो मुखिया जी हर किसी से यही कहते कि बड़े घर से हो तो हर कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है, पर वे तो संजय और विनय की शादी किसी गरीब घर की लड़की से ही करेंगे। हाँ, पर लड़की खूबसूरत और सुशील होनी चाहिए। समाज सेवा भी होगी और किसी गरीब का भला भी हो जाएगा। आसपास के गांव में कम पैसे वाले ठाकुर भी रहते थे। उनमें से बहुत से लोग मुखिया जी के यहाँ अपनी लड़कियों का रिश्ता लेकर पहुंचे। मुखिया जी ने लड़कियों के फोटो रखवा लिए और बाद में बात करने को कहा। कुछ दिन बाद मुखिया जी ने उन सारे फोटो में से 2 खूबसूरत लड़कियों को पसंद किया। हैरानी की बात यह थी कि मुखिया जी ने जो 2 लड़कियां पसंद की थी, वे भरे पूरे बदन की थीं। मुखिया जी ने उन दोनों के पिताजी को बुलावा भेजा और हर किसी से अकेले में बात की। देखिए, हम अपने भाई संजय के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, पर हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह कि फोटो देखकर लड़की की होशियारी का परिचय नहीं मिलता, इसलिए हम लड़की से मिलना चाहेंगे। और दूसरी शर्त क्या होगी, हम यह आपको रिश्ता तय होने के बाद बताएंगे। दूसरी शर्त वाली बात से लड़की का पिता थोड़ा घबराया, तो मुखिया जी ने उससे कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जिसे वे पूरा ना कर सके। उनकी इस बात पर लड़की के बाप को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उन लोगों ने घर जाकर अपनी बेटियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया कि मुखिया जी के सभी सवालों का जवाब सही से देना और सास ससुर की बात मानना एक अच्छी बहू के गुण होते हैं। मुखिया जी को आखिरकार सीमा नाम की एक लड़की पसंद आ गई। देखो सीमा, संजय को हमने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वह हमारी हर बात मानता है। यही उम्मीद हम तुमसे भी करते हैं। मानोगी ना हमारी बात? सीमा की पीठ पर हाथ फिराते हुए मुखिया जी ने कहा। सीमा ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मुखिया जी ने सीमा के बाप मोती सिंह को बुलाया और कहा कि उनकी लड़की उन्हें पसंद आ गई है। कोई अच्छा दिन देखकर वे सीमा और संजय की शादी कर देंगे। फिर मुखिया जी ने सीमा के बाप मोती सिंह को अपनी दूसरी शर्त के बारे में बताया। हमारी दूसरी शर्त यह है कि तुम हमें अपनी लड़की दे रहे हो, इसलिए हमारा भी फर्ज है कि हम तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भेंट दें। यह कहकर मुखिया जी ने 50,000 रुपये मोती सिंह को पकड़ा दिए। मोती सिंह उनकी दरिया दिली पर खुश हो गया। उसने मुखिया जी के सामने हाथ जोड़ लिए। संजय और सीमा की शादी धूमधाम से हो गई थी, पर मुखिया जी का सख्त आदेश था कि अभी संजय और सीमा की सुहाग रात का समय सही नहीं है, इसलिए संजय को अलग कमरे में सोना पड़ेगा। मुखिया जी अपने दोनों भाइयों के गांवों में रहने के सख्त खिलाफ थे। उनका साफ कहना था कि अगर तुम लोग गांव में रुक गए तो यहाँ के गंवार लड़कों के साथ तुम लोग भी नहर पर बैठकर चिलम पिया करोगे, आवारागर्दी करोगे, और यह बात उन्हें मंजूर नहीं। इसीलिए मेहमानों के जाते ही संजय और विनय को शहर चलता कर दिया गया। बेचारा संजय अभी अपनी पत्नी के साथ सेक्स सुख भी नहीं ले पाया था और उससे अलग हो जाना पड़ा। सीमा ने संजय से न जाने की फरियाद भी की, पर मुखिया जी का आदेश संजय के लिए पत्थर की लकीर था, इसलिए वह कुछ न बोल सका। इसी तरह संजय को गए हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। सीमा ने एक मर्द के शरीर का सुख अभी तक नहीं जाना था। वह अक्सर सोचती कि ऐसी शादी से क्या फायदा कि दिन भर घर का काम करो और रात में बिस्तर पर अकेले करवटें बदलो।
बाहर बारिश हो रही थी। सीमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि उसे अपने पैरों पर किसी के गर्म हाथ की छुअन महसूस हुई। वे हाथ उसकी जांघों तक पहुंच गए थे। कोई उसके सीने पर अपने हाथों हाथों का दबाव डाल रहा था। सीमा की सांसें गर्म हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सीमा को लगा कि उसका पति संजय ही वापस आ गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मजा लेना शुरू कर दिया। उस आदमी ने सीमा के सारे कपड़े हटा दिए और उस पर छा गया। सीमा को आज पहली बार मर्द की मर्दानगी का मजा मिला था। थोड़ी ही देर बाद वह आदमी सीमा से अलग हो गया। सीमा ने उसकी तरफ देखकर प्यार नुहार करना चाहा और अपनी आंखें खोली, पर यह क्या, ये तो संजय नहीं था बल्कि मुखिया जी थे। बिस्तर में बिना कपड़ों के सीमा भला मुखिया जी का सामना कैसे करती। उसने तुरंत ही चादर से अपने शरीर को ढकने की नाकाम कोशिश की और बोली, यह क्या किया मुखिया जी आपने। एक बात अच्छी तरह समझ लेना सीमा, तुझे अब मुझे ही अपना पति समझना होगा, क्योंकि संजय का सारा खर्चा मैं उठाता आया हूँ। मेरे सामने वह चू तक नहीं करेगा। मैं उसके माल का मजा उड़ा सकूं, इसीलिए मैंने उसे शहर भेज दिया। और वैसे भी हमने तेरे बाप को हमारी हर बात मानने के लिए पैसे दिए हैं। मुखिया जी नशे में बोल रहे थे। सीमा ऐसा सुनकर सुन्न रह गई थी, पर मन ही मन अपने आप को समझा लिया था, क्योंकि उसे मुखिया जी के रूप में उसके जिस्म को सुख पहुंचाने वाला मर्द जो मिल गया था। फिर क्या था, मुखिया जी तकरीबन रोज ही सीमा के कमरे में आ जाते और दोनों सेक्स का जमकर मजा उठाते। मुखिया जी के चेहरे की लाली बढ़ गई थी। नई जवान लड़की के जिस्म का रस पीकर जैसे उनकी जवानी ही वापस आ गई थी। कभी कभी जब मुखिया जी अपनी पत्नी के पास ही सो जाते तो सीमा को जैसे सौतिया डाह सताने लगता। उसे अकेले नींद न आती, इसलिए कभी वह चूड़ियां खनकाती तो कभी अपनी पायलें बजाते हुए मुखिया जी के कमरे के सामने से निकलती। हार कर मुखिया जी को उठकर आना पड़ता और सीमा के जिस्म की आग को बुझाना पड़ता। इस दौरान शहर से संजय वापस आया तो मुखिया जी की त्योरियां चढ़ने लगी और उन्होंने उसे किसी बहाने यहाँ वहां दौड़ा दिया ताकि वह सीमा के साथ न रह पाए। फिर एक दिन उसे पैसा वसूली के लिए दूसरे गांव भेज दिया और जब वह वापस आया तब तक शहर से उसके ठेकेदार का बुलावा आ चुका था। बेचारा संजय अपनी पत्नी के प्यार को तरसता रह गया। कुछ समय बीता तो मुखिया जी अपने छोटे भाई विनय की शादी के बारे में सोचने लगे। उन्होंने शहर से विनय को भी बुलवा लिया था और बहू ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें मुनासिब बहू मिल गई थी, जिसका पिता गरीब था और पहले की ही तरह उसे पूरे 50,000 रुपये देते हुए मुखिया जी ने लड़की के बाप से कहा कि बस अपनी लड़की से इतना कह दो कि विनय को पढ़ाने लिखाने में हमने बहुत खर्चा किया है। हम ही उसके माँ बाप हैं, इसलिए हमारी बात मानकर रहेगी तो सुखी रहेगी। शादी के बाद सीमा को घर में मेहमानों के होने के चलते मुखिया जी से मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसे में उसे अपने पति संजय का साथ और सुख मिला। संजय भी बिस्तर पर ठीक ही था, पर मुखिया जी की ताकत के आगे वह फीका ही लगा था। इसलिए सीमा मन ही मन सभी मेहमानों के जाने का इंतजार करने लगी ताकि वह फिर से मुखिया जी के साथ रात गुजार सके। सारे मेहमान चले गए थे। संजय और विनय को आज ही शहर जाना पड़ गया था। अगले दिन से सीमा ने ध्यान दिया कि मुखिया जी उसके बजाय नई बहू रानी की ज्यादा मान मुहार करते हैं। उनकी आंखें रानी के कपड़ों के अंदर घुसकर कुछ तौलने की कोशिश करती रहती हैं। सीमा मुखिया जी की असलियत समझ गई थी। तो क्या मुखिया जी ने अपने भाइयों को इसलिए पाला पोसा है ताकि वे हमारे पतियों को हमसे दूर करके हमें भोग सकें, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पति ही अपने बड़े भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर सीमा को नींद ना आ सकी। रानी के कमरे से सीमा को कुछ आवाज में आती महसूस हुई तो आधी रात को वह उठी और नई बहू रानी के कमरे के बाहर जाकर दरवाजे की झिरी में आग गड़ा दी। अंदर रानी बेसुध होकर सो रही थी, जबकि मुखिया जी उसके बिस्तर के पास खड़े होकर रानी के बदन को किसी भूखे भेड़िए की तरह घूरे जा रहे थे। अभी मुखिया जी रानी के सीने की तरफ अपना हाथ बढ़ाने ही जा रहे थे
कि उनकी हरकत देखकर सीमा को गुस्सा आया और उसने पास में रखे बर्तन नीचे गिरा दिए, जिसकी आवाज से रानी जाग गई और चौंकते हुए पूछ बैठी, मुखिया जी आप यहाँ इस समय? हाँ, बस जरा देखने चला आया था कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। इतना कहकर मुखिया जी बाहर निकल गए। रानी भी मुखिया जी की नजर और उनके इरादों को अच्छी तरह समझ गई थी, पर उसने अनजान बने रहने का ही उचित समझा। कल तो आप रानी के कमरे में ही रहे, हमें अच्छा नहीं लगा, सीमा ने शिकायती लहजे में कहा। तो मुखिया जी ने बात बनाते हुए कहा, दरअसल अभी वह नई है, विनय शहर गया है तो रात बिरात उसका ध्यान तो रखना ही है ना। एक शाम को मुखिया जी सीधा रानी के कमरे में घुसते चले गए। रानी उन्हें देखकर सिर से पल्ला करने लगी तो मुखिया जी ने उसके सिर से साड़ी का पल्ला हटाते हुए कहा, अरे हमसे शर्माने की जरूरत नहीं है, अब विनय यहाँ नहीं है तो उसकी जगह हम ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यकीन ना हो तो अपने पिता से पूछ लेना, वे तुमसे हमारी हर बात का पालन करने को ही कहेंगे। मुखिया जी ने रानी की पीठ को सहला दिया था। मुखिया जी की इस बात पर रानी के पिताजी ने ये कहकर मोहर लगा दी थी, बेटी तुम मुखिया जी की हर बात मानना, उन्हें किसी भी चीज के लिए मना मत करना। एक अजीब संकट में थी रानी। नई बहू रानी ने आज खाना बनाया था। पूरे घर के लोग जब खाना खा चुके तो घर के नौकरों की बारी आई। घोड़ों की रखवाली करने वाला चंद्रिका भी खाना खाने आया। उसकी ओर रानी की नजरें कई बार टकराई। हर बार चंद्रिका नजर नीचे झुकाकर लेता। खाना खा चुकने के बाद चंद्रिका सीधा रानी के सामने पहुंचा और बोला, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। हम कोई उपहार तो दे नहीं सकते, पर यह हमारे काले घोड़े की नाल है, इसे आप घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। यह बुरे वक्त और भूत प्रेत से आपकी हिफाजत करेगी। अरे यह सब भूत प्रेत घोड़े की नाल वगैरह कोरा अंधविश्वास होता है, मेरा इन पर भरोसा नहीं है, रानी ने कहा। पर उसने देखा कि उसके ऐसा कहने से चंद्रिका का मुंह उतर गया है। अच्छा यह तो बताओ कि तुम मुझे घुड़सवारी कब सिखाओगे? रानी ने कहा। तो चंद्रिका बोला, जब आप कहें। ठीक है, एक दो दिन में मैं अस्तबल आती हूँ। घर की छत से अक्सर रानी ने चंद्रिका को घोड़ों की मालिश करते हुए देखा था। 6 फुट लंबा शरीर था चंद्रिका का। जब वह अपने कसरती बदन से घोड़ों की मालिश करता तो वह एकदम अपने काम में तल्लीन हो जाता, मानो पूरी दुनिया में बस यही काम रह गया हो। 2 दिन बाद रानी मुखिया जी के साथ अस्तबल पहुंची। चंद्रिका ने काला घोड़ा एकदम तैयार कर रखा था। मुखिया जी वहीं खड़े होकर रानी को घोड़े पर सवार होकर घूमते जाते देख रहे थे। चंद्रिका पैदल ही घोड़े की लगाम थामे हौले हौले चला जा रहा था। तुमने सवारी के लिए वह सफेद घोड़ी धन्नो क्यों नहीं चुनी जी? क्योंकि धन्नो इस समय उम्मीद से ना है, ऐसे में हम घोड़ी पर सवार नहीं होते। रानी को चंद्रिका का जवाब दिलचस्प लगा। अच्छा तो वह धन्नो माँ बनने वाली है, तो फिर उसके बच्चे का बाप कौन है? यही तो है बादल जिस पर आप बैठी हुई हैं। बहुत प्यार करता है या अपनी धन्नो से? चंद्रिका ने उत्तर दिया, प्यार? रानी ने एक लंबी सांस छोड़ी थी। इस घोड़े को जरा तेज दौड़ाओ, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। जी, उसके लिए हमें आपके पीछे बैठना पड़ेगा, चंद्रिका ने शर्माते हुए कहा। तो क्या हुआ, आओ बैठो मेरे पीछे। चंद्रिका शर्माते झिझकते रानी के पीछे बैठ गया और बादल को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई। बादल सरपट भागने लगा। घोड़े की लगाम चंद्रिका के मजबूत हाथों में थी। चंद्रिका और रानी के जिस्म एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे। रानी और चंद्रिका दोनों ही रोमांचित हो गए रहे थे। एक अनकहा अनदेखा अनोखा सा कुछ था जो दोनों के बीच में पनपता जा रहा था। उस दिन रानी वापस तो आई, पर उसका मन जैसे कहीं छूट गया था। बार बार के उसके मन में आ रहा था कि वह जाकर चंद्रिका से खूब बातें करे, उसके साथ में जीने का एहसास पहली बार हुआ था उसे। इस बीच रानी कभी कभी अकेले ही अस्तबल चली जाती। एक दिन उसने चंद्रिका का एक अलग ही रूप देखा। बस कुछ दिन और बादल, मुझे बस इस बार के मेले में होने वाली दौड़ का इंतजार है।
जिसमें मुखिया से मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। मुझे इस मुखिया ने बहुत सताया है। यह चंद्रिका आज कैसी बातें कर रहा है? कैसा हिसाब? और मुखिया जी ने क्या सताया है तुम्हें? एक साथ कई सवाल सुनकर घबरा गया चंद्रिका। जाने दीजिए, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें हमारी कसम। चंद्रिका का हाथ पकड़कर रानी ने अपने सिर पर रखते हुए कहा था। न चाहते हुए भी चंद्रिका को बताना पड़ा कि वह अनाथ था। मुखिया जी ने उसे रहने की जगह और खाने के लिए भोजन दिया। उन्होंने ही चंद्रिका की शादी भी कराई और फिर चंद्रिका को बहाने से शहर भेज दिया और उसके पीछे उसकी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश की। पर उसकी बीवी स्वाभिमानी थी, उसने फांसी लगा ली। बस तब से चंद्रिका हर 8 साल बाद होने वाले इस मेले का इंतजार कर रहा है, जब वह बग्घी दौड़ में मुखिया जी को बग्घी से गिराकर मार देगा और इस तरह से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।